तो आज आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग यूनिट 3 कवर करने वाले हैं, मतलब यूनिट 3 वाला पार्ट। इसके ऊपर का पार्ट हमने कर रखा है, ये वाला मैंने पहले पार्ट में करा रखा था, एंड ये वाली जो चीज है ये मैंने पार्ट 2 में कवर करा दी है। तो आज हम यूनिट 3 कवर करने वाले हैं, मतलब ये 3 चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। पहले सुनो, बात सुनो। आज का जो डिस्कशन रहेगा वो थोड़ा सा टेक्निकल रहने वाला है। टेक्निकल इन द सेंस कि जो ये 3 चैप्टर्स हैं, ये 3 चैप्टर थोड़े से टफ पड़ते हैं। ये 3 चैप्टर हल्के से टफ में, क्योंकि इनमें थोड़ी टेक्निकलिटी आ रही है। तो हम अकॉर्डिंगली चलेंगे, मतलब कुछ चीजें मैं आपको याद करवा दूंगा या कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा, तो आप उस हिसाब से देख लेना। बट चलो अभी चलते हैं। पहले सुनो, 2 मिनट और फालतू की चर्चा करूंगा, मतलब उस तरह की बात बताऊंगा कि पेपर में किस तरह से आपको लिख कर आना है। देखो, आप याद कर लोगे बट लिखोगे नहीं, तब तक काम कैसे चलेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम टाइम में, मतलब कम से कम याद करके आप ज्यादा से ज्यादा कैसे लिख पाओ। तो देखो सुनो, सपोज बिजनेस की डिफाइन आ गई, तो आप क्या करना, कैरेक्टरिस्टिक उठाना। कैरेक्टरिस्टिक उठाओ। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज ड्रिवन बाय प्रॉफिट मोटिव फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ऑल्सो अ सिंगल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। या फिर बिजनेस में रेगुलेटरी एंड डीलिंग होनी चाहिए। बिजनेस कंप्राइजेज ऑफ रिस्क। बिजनेस इज अ बिजनेस में फाइनेंसिंग की भी नीड होती है, और इस तरह से आप करते करते ये सारे पॉइंट्स को मर्ज करके बिजनेस की डिफाइन लिख सकते हो। समझ गए, समझ गए, समझ गए। देखो, अब ऐसे याद करने बैठोगे तो हो गया याद। आपको कुछ चीजें याद करनी है और कुछ चीजों के बेस पे आपको सब कुछ लिख देना है। देखो, मैंने आपको बोला था इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये वाले पॉइंट तो आप कभी भी डाल सकते हो। कम कॉस्ट कम टाइम में ज्यादा काम, ये तो देखो बेसिक बात है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगी कि उसका ज्यादा टाइम लगे, ज्यादा कॉस्ट लगे या कम काम हो। कम कॉस्ट कम टाइम ज्यादा काम, ये चीज आप कभी डाल सकते हो। इफेक्टिवनेस हुआ, एफिशिएंसी हुआ, गोल अचीव हुआ, एफिशिएंसी हुआ, इसके अलावा हुआ हमारा गोल अचीव, गोल गोल गोल। हाँ, तो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं कॉमन कॉमन से, देखो जैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अलावा मैं देखूं बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आप कभी भी डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो। तो ऐसी वाली बात हो जाती है। तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट मोटिव से की जाती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरह से करते करते आप सारे कैरेक्टरिस्टिक को जोड़ते हुए एक डिफाइन बना सकते हो, ठीक। एंड वाइस वर्सा, अगर आपको डिफाइन याद है तो आप उसमें से कैरेक्टरिस्टिक बना लो, बात खत्म, याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली जो चीजें होती हैं ये आप अपनी तरफ से बना सकते हो, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आपको इनके अलावा कुछ और आ रहा है, देखो कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, फीचर, ये आपसे पूछा गया है, तो आप ये बता दो उस चीज में होता क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये उसकी स्पेशल बात रही, तो जो भी स्पेशल बातें हैं, जो भी स्पेशल फीचर्स हैं, वो आप बता दोगे, और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, अब देखो जैसे स्कोप वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये आप बिना याद करे जाओगे तो आप लिख ही नहीं सकते। देखो, मैं भी बिना याद करे जाऊंगा तो मैं भी नहीं लिख पाऊंगा इसे। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो स्पेसिफिक है, वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे देखो ऑब्जेक्टिव, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब एम या गोल, तो ये आप अपनी तरफ से अभी नहीं लिख सकते। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहां पर आप स्पेशल टाइप मतलब याद करना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको अभी हाथ के हाथ टिक लगवा दे रहा हूँ। देखो, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न बिजनेस है, तो मॉडर्न बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, खुद लिख दो यार। तुम्हें नहीं पता क्या आज के जमाने में कैसे बिजनेस चलता है, इलेक्ट्रॉनिकली चलता है, आईटी रिवॉल्यूशन की वजह से चेंज आया है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो अपनी तरफ से। सुनो, प्रॉफिट मोटिव के अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह बढ़ गई है, तो इस तरह से आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, उसमें मैं मना नहीं करूंगा। अच्छा, लिखना कितना है, अगर 7.5 नंबर का क्वेश्चन है तो एक बात खुद सोचो, आपको अपनी तरफ से सोचो। 7.5 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 7 से 8 पॉइंट होने चाहिए। 7.5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 7 से 8 पॉइंट होने चाहिए ना, वरना वो टीचर नंबर कैसे देगा। 7 तो होनी चाहिए मिनिमम। 7.5 के क्वेश्चन में 7 पॉइंट नहीं लिख रहे हो तो नंबर कहाँ देगा, ये बताओ। और अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो उससे आपको इस हिसाब से लिखना है कि 3-4 पेज तो भर जाए, 3-4 पेज भर जाए। इसके अलावा पॉइंट, या तो मतलब जैसे अगर 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन को 5, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन है, तो उन 2-3 क्वेश्चन को पूरी वेटेज मिल जाए, इस जिस तरह से कि 15 पॉइंट आपके क्वेश्चन में आ जाए। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाऊं तो देखो जरा, यहाँ देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर मैं बिजनेस के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये बात तो इम्प्लाइड है कि 7.5 + 7.5 की फॉर्म में होंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस आपको समझाना है कि बिजनेस होता क्या है, तो आपको 1 या 1.5 पेज इस बारे में लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। तो स्टेजेस के ऊपर आपके पास देखो पॉइंट्स दे रखे होंगे,
स्टेजेस कहाँ है, होंगे स्टेजेस ऑफ बिजनेस, देखो होंगे यहीं स्टेज ऑफ बिजनेस। तो देखो ये 6-7 पॉइंट है आपके पास, 4 और 3 7, ये 7 पॉइंट दे रखे हैं। तो आप इन 7 पॉइंट को मतलब यहाँ पर डाल दोगे तो इस तरह से आपका काम चल जाएगा। तो ऐसे आपको देख के रखना है कि मतलब किस हिसाब से और कितना आंसर डालना है। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये देखो मेन कंसिडरेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। अब देखो 15 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप बोलो कितने पॉइंट डालें। अब देखो अगर आपको याद है तो 8 से 10 डाल दो, बहुत। अगर याद ही नहीं है तो ऑप्शन ही कितना है सोचो। अगर डाल सकते हो तो 7 से 8 पॉइंट डाल दो, 7 से 8 पॉइंट विद हैवी एक्सप्लेनेशन, तो काम चल जाएगा। अच्छा, 7.5 में भी 7-8 पॉइंट डालने, उसमें भी डाल लें। तो मतलब यार अब देखो 7-8 से ज्यादा कितने डालोगे, 15 पॉइंट थोड़ी डाल दोगे यार। अब देखो एक्सप्लेनेशन बढ़ा देना इसकी, बस देखो पॉइंट्स कभी अकेले नहीं जाएंगे, पॉइंट्स के साथ में हमेशा एक्सप्लेनेशन जाएगी। एक्सप्लेनेशन जो आप रखना वो रखना 2 या 3 लाइन की, 2 या 3 लाइन मैक्सिमम, इससे आगे मत खींचना। तो पॉइंट्स की जो एक्सप्लेनेशन जाएगी वो 2 या 3 लाइन में जाएगी, इससे आगे आप मत खींचना, ठीक। ये देखो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बिना रटे आप जा ही नहीं सकते। आज ही पढ़ेंगे इस चीज को, अगर ये चीज आपको आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। अच्छा, इसके अलावा देखो कॉजेज ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉजेज ऑफ कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं यार, बता दो तुम ही। कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन मतलब होता है बिजनेस को जोड़ना। दो बिजनेस क्यों जुड़ते हैं आपस में, ताकि उनकी कैपिटल बढ़ सके, ताकि उनके रिसोर्सेज बढ़ सके, और भी बहुत चीजें यार। तो मतलब ऐसे आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, उसमें कोई रोक नहीं सकता आपको। तो ये चीज है बस। अब जैसे देखो डिफाइन वगैरह है, तो इनके लिए आपको थोड़ा थोड़ा तो याद करके जाना पड़ेगा, बिना याद करे काम नहीं चलेगा। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन की क्वालिटी लिखनी है, अपने मन से लिख दो यार, रोका किसने है, बट थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी होनी चाहिए। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है, ताकि मतलब चीज बिल्कुल थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज आ जाए, बाकी आप अपनी तरफ से लिख सकते हो रिलेटेड चीज। जैसे देखो ये चीज है, बिजनेस नया बिजनेस स्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये वाली चीज आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन आप याद नहीं भी करोगे तो अपने मन से लिख दोगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, अब चलो आ जाते हैं अपने आज के मुद्दे पर। तो हमारा आज का मुद्दा है प्लांट लोकेशन। सबसे पहले तो व्हाट डू मीन बाय प्लांट लोकेशन। देखो नाम से पता चल रहा है, प्लांट की लोकेशन को सेटिस्फाई करना या प्लांट की लोकेशन को सेट करना। कौन सी लोकेशन पर प्लांट होगा, प्लांट कहाँ स्टेब्लिश किया जाएगा, प्लांट की लोकेशन इस तरह से चूज करना कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक मैं पहुंच सकूं और मेरा फालतू पैसा खर्च ना हो। मतलब सामान को यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करने पर ज्यादा पैसा खर्च ना हो, कंज्यूमर तक मैं आसानी से पहुंच सकूं। इसके अलावा भी जो प्लांट की लोकेशन होनी चाहिए वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि लोगों को मतलब मेरा मैक्सिमम फायदा हो। ये जो 3 चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर हमने जितना भी पढ़ा वो सब पढ़ा एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट से। तो देखो पहली बात तो प्लांट लोकेशन। प्लांट की लोकेशन क्या होनी चाहिए, प्लांट मतलब ऐसी जगह जहां पर सामान बनता हो। तो ऐसी जगह जहां पर सामान बनता हो उसकी लोकेशन क्या होगी। अगर देखो सपोज कोई ऐसी चीज है, जैसे मैं एग्जांपल लूं, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मैं आपसे बात करूं एक लो प्राइस रेस्टोरेंट की, अगर मैं आपसे बात करूं एक लो प्राइस रेस्टोरेंट की, तो एक बात बताओ, सोचो अगर वो रेस्टोरेंट शहर के बीचों बीच होगा तो ज्यादा कमाएगा, या बीच जंगल में होगा तब ज्यादा कमाएगा। साफ सीधी बात है यार, जब शहर के बीचों बीच होगा तो ज्यादा कमाएगा, जंगल में कौन खाने जा रहा है, तो ऐसी चीज है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैं रिजॉर्ट का एग्जांपल लूं, अब रिजॉर्ट शहर के बीचों बीच है, आप रिजॉर्ट में मस्त जा रहे हो छुट्टी मनाने और वहां पे गाड़ियों की आवाज आ रही है, तो आप बोलोगे नहीं चलेगा। तो रिजॉर्ट को ऐसी जगह होनी चाहिए, रिजॉर्ट ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर थोड़ी शांति हो, जहां पे थोड़ा सन्नाटा हो। तो ये चीज है। इसके अलावा प्लांट लोकेशन पर और भी बहुत सारी चीजें असर डालती हैं, जैसे शहर के बीचों बीच जमीन महंगी पड़ेगी या मेरे पास जमीन ही नहीं हो। तो ऐसी सारी कंडीशंस जो होती हैं वो प्लांट लोकेशन पर असर डालती हैं। प्लांट की लोकेशन क्या होगी ये बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए। ठीक, चलो आ जाओ। देखो प्लांट के लोकेशन की जरूरत क्या आ गई, उसकी जरूरत क्या आ गई कि लोकेशन लगाऊं। तो देखो नया बिजनेस मैंने खोला है तो प्लांट की लोकेशन का पता करना पड़ेगा कि कहाँ पर मैक्सिमम फायदा मिलेगा मेरे को प्लांट खोलने से। इसके अलावा अगर मेरे को अपना प्लांट का साइज बढ़ाना है तो भी मेरे को नई जगह चाहिए। इसके अलावा मेरी प्रेजेंट लोकेशन में कुछ गड़बड़ आ रही है, मेरी प्रेजेंट लोकेशन पे ऐसा हो सकता है कि पहले कोई सर्विसेज मिलती थी, अब अचानक से वो सर्विस मिलनी बंद हो गई।
जैसे सपोज मैंने कोयले के लिए वो खोला था अपना प्लांट, अब उस प्लांट पे कोयला ही नहीं मिलता, बहुत बढ़िया, प्लांट बंद कर दो, कहीं और खोलेंगे। इसके अलावा लीज रिन्यूएबल नहीं हो पा रहा, अभी लीज की चिड़िया का नाम है, देखो रेंट पे तुमने फैक्ट्री ली थी, अब वो रेंट एग्रीमेंट ही नया नहीं बन पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखें तो रॉ मटेरियल खत्म हो गया या रॉ मटेरियल वहां पे मिल नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में ही फैक्ट्री बंद कर दो, मतलब कहीं और लगा दो, तो ऐसी चीज है। तो नीड, जरूरत क्या पड़ गई, जरूरत ये पड़ गई कि मैं नया बिजनेस खोल लिया, जरूरत ये पड़ गई कि मैंने अपना पुराना बिजनेस आगे बढ़ा लिया, जरूरत ये पड़ गई कि मेरी प्रेजेंट लोकेशन में सामान मिल नहीं रहा। इसके अलावा जरूरत ये पड़ गई कि मेरा लीज एग्रीमेंट खत्म हो गया और अब वो रिन्यू नहीं हो पा रहा, मतलब जिस बंदे की फैक्ट्री थी या जिस बंदे की बिल्डिंग थी वो अब बिल्डिंग देने को ही तैयार नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें फैक्ट्री बदलनी पड़ेगी। इसके अलावा देखें तो रॉ मटेरियल ही खत्म हो गया, जब रॉ मटेरियल ही खत्म हो गया तो कहीं और ले जाओ फैक्ट्री को। इसके अलावा देखो नई प्रोसेसेस तुम्हें शुरू करनी है, सपोज मेरी फैक्ट्री चलती थी, मेरी फैक्ट्री में प्रोसेसेस चलती थी बहुत सारी, अब मेरे को नई प्रोसेस शुरू करनी है, अब मेरे को नई प्रोसेस शुरू करनी है, जिस वजह से मुझे चाहिए मशीन, और मशीन रखने के लिए जगह ही नहीं है। मेरी मशीन आएगी 3 किलोमीटर में, आती नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब वैसे समझो एग्जांपल के तौर पर, मेरे को चाहिए मशीन रखने के लिए 3 किलोमीटर की जगह, तो मेरे को ऑटोमेटिक सी बात है कि मेरे को नई लोकेशन चाहिए होगी। इसके अलावा देखो मेरा वॉल्यूम बढ़ गया, मैंने ऐसा काम शुरू कर दिया जिसमें और ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत होती है, तो ऐसी कंडीशन में जब मेरी फर्म का साइज बढ़ा, मेरी फर्म का वॉल्यूम बढ़ा, तो मेरे को लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखें तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं मिलती मेरे एरिया में, अब जब मेरे एरिया में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं मिलती तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि लोकेशन मेरे को चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो लोकेशन कब कब चेंज करनी पड़ेगी, आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोकेशन के चेंज होने पर असर डालती हैं। तो देखो अगर मैं नया बिजनेस खोला है तो लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी, अगर मैंने बिजनेस को बढ़ाया है तो लोकेशन देखनी पड़ेगी, प्रेजेंट लोकेशन में कोई दिक्कत आने लगी है तो लोकेशन देखनी पड़ेगी। इसके अलावा लीज को रिन्यू करवाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी जरूरत पड़ेगी लोकेशन चेंज करने की। इसके अलावा रॉ मटेरियल खत्म हो गया, इस वजह से लोकेशन चेंज करने की नीड पड़ेगी। इसके अलावा नई प्रोसेसेस को नई जगह चाहिए, इस वजह से वो कंप्लीट क्या बोलते हैं उससे, इस वजह से लोकेशन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा वॉल्यूम चेंज करी मैंने अपना साइज चेंज कर लिया, मैंने ज्यादा प्रोडक्शन शुरू कर दिया, इस वजह से लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अब नहीं मिलती, इस वजह से लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। और अगर आपको इसके अलावा कुछ और याद आता है वो लिख दो, बात खत्म। तो नया बिजनेस शुरू करा, एक्सपांड करा मैंने अपना बिजनेस, इसके अलावा मेरी प्रेजेंट लोकेशन ठीक नहीं है इस वजह से, या फिर हो सकता है मेरे को अब वो बिल्डिंग मिल ही नहीं पा रही है, या रॉ मटेरियल खत्म हो गया, या फिर और मेरा साइज वाइज बढ़ गया, तो ऐसी कंडीशन में मेरे को नई जगह की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से मेरे को लोकेशन को चेक करना पड़ता है, दैट्स वाई मेरे को प्लांट लोकेशन को चेकअप करना पड़ता है। ठीक है, आ जाओ देखो आगे चलने हैं। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख के जाना इसे, कि किन किन चीजों पर फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब होता है किन किन चीजों का असर पड़ता है वाइल सिलेक्टिंग द साइट। जब मैं किसी साइट को ढूंढता हूं, जब मैं किसी लोकेशन को ढूंढता हूं, तो किन किन चीजों का असर पड़ता है। जब मैं किसी लोकेशन को ढूंढता हूं, जब मैं किसी साइट को ढूंढता हूं, तो किन किन चीजों का फर्क पड़ता है। तो फर्क ये पड़ता है कि रॉ मटेरियल जहां पर अवेलेबल होगा मैं वहां पर अपनी साइट को खोल लूंगा, जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा वहां पर मैं अपनी साइट को खोल लूंगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहां रॉ मटेरियल होगा वहीं खोल लूंगा, बात खत्म। इसके अलावा देखो जहां पर पावर होगी, पावर इन द सेंस कि मशीन चलाने के लिए जो भी चीज लगती है उसे हम पावर बोलते हैं, जनरली इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा भी और तरह की पावर हो सकती है, जैसे हाइड्रो पावर, विंड पावर, और भी बहुत तरह की पावर होती है। अब मैंने क्या करा, एक ऐसी जगह पर वो खोल लिया, विंडमिल प्लांट खोल लिया मैंने, विंडमिल लगा दी ऐसी जगह पे जहां पर हवाएं चलती हैं बिल्कुल ऐसे, मतलब हल्की हल्की चलती हैं, इतनी चलती हैं कि उससे इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं बन सकती, तो ऐसी कंडीशन में बेकार हो गया। अच्छा, अगर मैंने एक ऐसी जगह पर फैक्ट्री खोल ली जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रोडक्शन होगा ही नहीं, बात खत्म। तो ऐसी जगह खोलो जहां पर पावर मिल सके, जहां पर पावर सोर्स अवेलेबल हो, जहां के पास में बाजार हो, जहां पे मैं बाजार में जाते ही सामान बेच सकूं। सपोज तुमने सामान यहाँ बना लिया और बाजार है तुम्हारा 100-200 किलोमीटर दूर, तो उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हो सकता है रास्ते में सामान खराब हो जाए, और भी बहुत चीजें। तो प्रॉक्सिमिटी, अप्रॉक्स बोलते हैं ना, प्रॉक्सिमिटी। तो देखो ये चीज,
अब देखें तो अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी। अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको चूज कर लो। मतलब अगर ऐसी जगह पर, मतलब मैं प्लांट वहां स्टेब्लिश करूंगा जहां पर मेरे को ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी मिल पाएगी। इसके अलावा देखो क्लाइमेट, टोपोलॉजी, इन सब का भी फर्क पड़ता है जब मैं वो चूज करता हूँ। प्लांट साइज, प्लांट लोकेशन, सॉरी साइज नहीं, प्लांट की लोकेशन। इसके अलावा सप्लाई ऑफ लेबर, जहां पर चीप लेबर मिल पाएगी, जहां पर चीप लेबर मिल पाएगी मैं वहां पर प्लांट एस्टेब्लिश कर दूंगा। जहां पर चीप लेबर मिल पाएगी मैं वहां पर प्लांट एस्टेब्लिश कर दूंगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसके अलावा देखो अगर ऐसी जगह जहां पर वेज रेट सस्ती होगी मैं वहां प्लांट एस्टेब्लिश कर दूंगा। इसके अलावा देखो जहां पर मेरे को एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री का मतलब हुआ एडिशनल सपोर्ट, जहां पर मेरे को एडिशनल सपोर्ट वाली इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी। एडिशनल सपोर्ट बोले तो जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, या फिर मैं बोलूँ तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गई। वो पढ़े थे ना एड्स टू ट्रेड, एडिशनल सपोर्ट। हाँ, तो जैसे एड्स टू ट्रेड पढ़े थे हमने कि वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री और इस मतलब स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटी मिल जाए, जहां पर वो मिल जाए, तो जहां पर वो मिल जाए, क्या बोलते हैं, आसपास में फैसिलिटी वगैरह मिल जाए, मैं वहां पे अपना प्लांट स्टेब्लिश कर दूंगा। इंसेंटिव, इंसेंटिव यहाँ पे बात चल रही है गवर्नमेंट इंसेंटिव की। ऐसे इंसेंटिव जो कि गवर्नमेंट देती है उसकी बात चल रही है। जैसे आपने सुना हो SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये कुछ जगह होती है जहां पर सरकार अपनी फैसिलिटी देती है। सरकार बोलती है कि FDI करो, मतलब बाहर से पैसा लाओ और हमारे यहाँ फर्म खोल लो इस SEZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, ताकि हम आपको बेनिफिट दे देंगे। अगर मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में वो खोलता हूँ, फर्म्स, अपनी फैक्ट्री खोलता हूँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो कहीं ना कहीं सरकार मेरे को प्रमोट करती है। हो सकता है मेरे से टैक्स ना ले, हो सकता है मेरे को सब्सिडी दे दे, और भी कई तरह की चीजें। इसके अलावा सोशल इकोनॉमिक फैक्टर भी असर डालते हैं मेरी उसके ऊपर, प्लांट लोकेशन के ऊपर। क्योंकि अगर पॉलिटिकल, मतलब सपोज दैट मेरे को लाइसेंस ही नहीं मिला, या मेरे को उस जगह पर वो नहीं मिल पा रहा, क्या बोलते हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं वहां पे जमीन खरीद सकूं, या वहां के रेंट वगैरह बहुत महंगे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इन सब चीजों का भी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा देखें तो एटीट्यूड ऑफ पीपल, लोकल पीपल, पीपल मतलब यहाँ पे लोकल से आ रहा है। सपोज दैट लोकल लोग ही मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मैंने क्या करा, यहाँ पर बाजार में वो कर दिया, एक ठेला खोल लिया चाउमीन का, ठीक, अब मैं चाउमीन का ठेला खोल लिया, तो अब ऐसी कंडीशन में लोकल लोगों को मेरे को सपोर्ट करना चाहिए तभी ठेला चलेगा, बट लोकल लोग ही सपोर्ट नहीं करते, तो मेरे को अपने ठेले की लोकेशन बदल देनी चाहिए। नहीं, ठेला नहीं लगाऊंगा यार मैं, हाँ मतलब लगा भी लूंगा, अब दिन तो ऐसे ही आ रहे हैं। आगे देखो बैंकिंग एंड अदर सर्विसेज, जहां पर बैंकिंग वगैरह की सर्विस मिलेंगी वहां पर ही मैं अपनी इंडस्ट्री को खोल लूंगा। ये वाले पॉइंट से रिलेट कर रहा है ये वाली चीज। सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री जहां पर होंगी वहां पर मैं अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लूंगा। तो देखो प्लांट हम कहाँ स्टैब्लिश करेंगे, पहले तो हमने देखा था प्लांट को स्टैब्लिश करने की जरूरत क्या आ गई। अब हम देखेंगे प्लांट को स्टैब्लिश करते वक्त क्या क्या देखना है। प्लांट को स्टैब्लिश करते वक्त ये देखना है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो खोल डालो, अगर पावर अवेलेबल है तो खोल डालो, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मान लो यहाँ पे, तो वो अवेलेबल है तो खोल डालो। इसके अलावा देखो तो बाजार पास है तो खोल डालो। इसके अलावा देखेंगे तो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन है तो खोल डालो। इसके अलावा अगर आपका प्लांट कुछ स्पेशल टाइप का है तो क्लाइमेट वगैरह का भी फर्क पड़ जाएगा। अब देखो कुछ ऐसी चीज है जैसे मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उसका उस पर फर्क पड़ता है क्लाइमेट वगैरह का। तो जैसे देखो यहाँ पर जो अपना यूपी है, यूपी में गन्ना बहुत बनता है, दैट्स वाई मेजर जो शुगर मिल्स हैं वो यूपी के आसपास हैं। आपने देखा हो ट्रक भर भर के गन्ने जाते हैं यहाँ यूपी में। तो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, पावर है यहाँ पर, चीप लेबर है, इसके अलावा क्लाइमेट भी सही है। इसके अलावा देखें तो सारी इंडस्ट्री वगैरह भी है। दैट्स व्हाई मेजर शुगर मिल्स आर कंसंट्रेटेड इन यूपी। ठीक समझ गए, ये चीज होती है। दैट्स व्हाई मतलब चलो ये चीज है। हाँ, तो प्लांट की लोकेशन का फर्क पड़ता है, एक बात हमने ये देखी। इसके अलावा देखा कि प्लांट की लोकेशन कब कब असर डालती है, मतलब क्या जरूरत पड़ गई प्लांट की लोकेशन लाने की, प्लांट की लोकेशन को चेक करने की जरूरत क्या पड़ी। फिर हमने देखा प्लांट की लोकेशन पर क्या क्या चीजें असर डालती हैं। अब आप बोलोगे आज इतना डीपली क्यों पढ़ा रहा है, मतलब इतना अंदर तक क्यों जा रहा है। ये टॉपिक बड़े ही टफ और टेक्निकल होते हैं तो मेरे को मतलब फालतू बोलना पड़ेगा, तो थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लो।
पढ़ लेना, अब मतलब एक बार अपने आप देख भी लेना अलग से। चलो आ जाओ देखो, वेवर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। वेवर, अब ये हमारे वेवर भाई क्या है? वेवर भाई एक इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट बोल दो, हाँ इकोनॉमिक थ्योरी दी है इन्होंने। सुनो, ये सारी जो चीजें होती है ना ये इकोनॉमिक्स में होती हैं। अब इन्होंने ये दो थ्योरी यहाँ पे डाल के मतलब बिना मतलब का काम बढ़ाया हमारा, क्योंकि इनके जो मेजर लॉज हैं वो इकोनॉमिक्स से जुड़ते हैं। अब इकोनॉमिक्स के लॉज को बिजनेस में पढ़ाना थोड़ा मतलब अजीब है, बट ये मतलब थ्योरी बड़ी अच्छी है इनकी, बताऊंगा अभी। पहले देखो, लीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की थ्योरी बोलते हैं इसे, क्योंकि इनका जो मेजर फोकस था वो था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनका मेन मुद्दा था, तो ये चीज है बस। मतलब इनका जो मेन मुद्दा है वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम आए। तो इन भाई साहब ने क्या करा, दो तरह के रॉ मटेरियल बनाए, एक तो था यूबिक्यूटस मटेरियल और एक था लोकलाइज मटेरियल। यूबिक्यूटस का मतलब होता है अवेलेबल एवरीवेयर, ये चीज अवेलेबल एवरीवेयर होती है, मतलब हर जगह अवेलेबल होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे मान लो एयर वाटर सॉइल, तो ये सारी चीजें तो हर जगह एप्लीकेबल होती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया यूबिक्यूटस। आगे देखो लोकलाइज मटेरियल। लोकलाइज मटेरियल का मतलब होता है ऐसे मटेरियल जो कि किसी स्पेशल एरिया में मिलते हैं। ऐसे मटेरियल जो कि किसी स्पेशल एरिया में मिलते हैं उन्हें हम लोकलाइज मटेरियल बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब आता है एक ग्रॉस रॉ मटेरियल और एक आता है प्योर रॉ मटेरियल। ग्रॉस का मतलब होता है ऐसे रॉ मटेरियल जिनका वेट कम हो जाता है वाइल प्रोड्यूसिंग। जैसे कोयला, कोयला जलते ही खत्म हो जाता है, कोयला बनते ही खत्म हो जाता है, तो ये हो गया ग्रॉस रॉ मटेरियल। अगर मैं प्योर रॉ मटेरियल की बात करूं तो ये इसका काम ये होता है कि ये जो होता है फिनिश गुड बनते बनते, जब ये फिनिश गुड बनता है तब भी उसका सेम साइज ही रहता है, सेम वेट रहता है, तो इसका वेट जो होता है वो सेम रहता है। ठीक, मतलब यहां पर ये प्रोडक्शन करते करते, ये जो ग्रॉस वाला होता है ये प्रोडक्शन करते करते अपना वेट खो देता है, बट ये जो प्योर रॉ मटेरियल होता है ये अपना वेट नहीं खोता, ये चीज है। अच्छा, ग्रॉस का एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कोयला, तो कोयला बनते बनते अपना वजन खो देता है, और ये जो प्योर रॉ मटेरियल होता है, प्योर रॉ मटेरियल अपना वजन नहीं खोता, इसका वजन बिल्कुल सेम रहता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब सुनो मेरी बात सुनना, बहुत ढंग से सुनना। कुछ एजम्पशंस मान लेते हैं पहले। एजम्पशन ये है कि टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पशन ये है टेक्नोलॉजी, कल्चर, पॉलिटिकल ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। ठीक, बात खत्म। ठीक है, दूसरा देखो, रॉ मटेरियल का जो सोर्स है और कंजप्शन का जो सोर्स है वो हमें पता है। रॉ मटेरियल का जो सोर्स है मतलब जहां से रॉ मटेरियल आएगा और जहां पर कंजप्शन एक्चुअली होगा वो चीज हमें पता है। ठीक है, अब आप बोलोगे इतनी फालतू की बातें क्यों पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्योंकि सिलेबस में याद कर लेना थोड़ा बहुत। अब सुनो, तीसरी चीज देखो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी वेट एंड डिस्टेंस पर। साफ सीधी बात है यार, ट्रांसपोर्टेशन जब आप करवाते हो तो आप ट्रक वाले से क्या बोलते हो कि इतनी दूरी पर ले जाना है और इतना सामान ले जाना है, तो वेट और डिस्टेंस दोनों पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिपेंडेंट होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखें तो वर्कफोर्स या लेबर आर ज्योग्राफिकली फिक्स्ड, मतलब लेबर और वर्कफोर्स वो बिल्कुल फिक्स है, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। मतलब वो लोग कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, ना ही लेबर कहीं और जाएगी, जहां पर मेरा प्लांट है वहीं आसपास ही रहेगी। ठीक है, चलो आगे देखो, हाई कंपटीशन की वजह से परफेक्ट कंपटीशन है बाजार में। अब सुनो, बात सुनो, मैंने आपसे बोला कुछ एजम्पशन मान लेते हैं पहले। एजम्पशन का मतलब होता है कुछ ऐसी सोची समझी बातें जो हम मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये रिमेन कांस्टेंट। एजम्पशन रिमेन कांस्टेंट, एजम्पशन का मतलब होता है ये बातें कांस्टेंट रहेंगी, मतलब इन बातों में कोई चेंज आएगा ही नहीं, दैट इज नोन एज एजम्पशन। तो एजम्पशन हमने ये मानी कि ज्योग्राफिकल, टेक्नोलॉजिकल, फिजिकल और कल्चरल, पॉलिटिकल ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। दूसरी एजम्पशन हमने ये मानी कि रॉ मटेरियल और कंजप्शन का सोर्स हमें पता है। ठीक है, पता होना भी चाहिए। तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज ये है कि हमारे पास जो होता है वेट और डिस्टेंस, इन दोनों के बेस पर हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जाती है। ट्रक वालों से आप बोलोगे कि इतना सामान ले जाना है और इतनी दूर ले जाना है, उसके हिसाब से वो प्राइस बताएंगे। कम दूर पे भेजना होगा
तो भी वो कम प्राइस लेंगे, कम वेट का सामान होगा तो भी कम प्राइस लेंगे। साफ सीधी बात है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन दोनों पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो वर्कफोर्स और लेबर आर ज्योग्राफिकली फिक्स्ड। वर्कफोर्स और लेबर को फिक्स रखना, वर्कफोर्स और लेबर की हम बात नहीं करेंगे इस एजम्पशन में, मतलब इस थ्योरी में इनकी बात हम नहीं करेंगे। इसके अलावा प्राइस जो है कॉम्पिटिटिव है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, मतलब प्राइस जो है वो फिक्स है, प्राइस फिक्स है, ठीक। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर प्राइस फिक्स मान लो, यहाँ पर सेलर या बायर की मर्जी से प्राइस डिस्टर्ब नहीं होते, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन भाई साहब का कहना यह है कि यूबिक्यूटस मटेरियल तो हर जगह अवेलेबल है, यूबिक्यूटस मटेरियल तो हर जगह अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनसे हमें कोई लेना देना है भी नहीं। अपना जो मेन लेना देना है वो है लोकलाइज मटेरियल से। एक तो हो गया ग्रॉस रॉ मटेरियल और एक हो गया प्योर रॉ मटेरियल। अगर मैं आपसे बात करूं ग्रॉस रॉ मटेरियल की, तो इसमें देखो एक मैं बनाता हूं यहाँ पे मार्केट, ये है कंजप्शन की प्लेस, मतलब सॉरी मार्केट को ही कंजप्शन की प्लेस बोलेंगे ना, और ये है रॉ मटेरियल की प्लेस, यहाँ मिलता है हमें रॉ मटेरियल, ठीक है। अब यार रुको एक सेकंड, ये थोड़ा सा वैसा चीज है, कॉम्प्लिकेटेड चीज है, थोड़ा सा मतलब ढंग से बताना पड़ेगा। देखो अब यार लिख जा, हाँ तो ये है कंजप्शन की प्लेस यानी मार्केट, ये कंजप्शन की प्लेस है यानी कि मार्केट वाली जगह, और ये है रॉ मटेरियल वाली जगह। अब मैं यहाँ से अगर ग्रॉस रॉ मटेरियल को ले जाऊं, अगर मैं यहाँ से ग्रॉस रॉ मटेरियल को ले जाऊं तो मेरे को कम प्राइस देना पड़, मतलब सपोज रॉ मटेरियल मान लो मैं 10 किलो का मान ले रहा हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं ग्रॉस रॉ मटेरियल की। ग्रॉस का मतलब ऐसे रॉ मटेरियल जिसका वेट कम हो जाता है बनने के बाद। अगर मैं यहाँ से 10 किलो का रॉ मटेरियल ले जाऊंगा वहां तक, तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे 10 के हिसाब से, 10 किलो के हिसाब से, ठीक है। बट अगर मैं इस चीज को यहाँ पर प्रोड्यूस करके फिनिश गुड बना लेता हूँ, अगर मैं इस चीज को प्रोड्यूस करके यहाँ पर फिनिश गुड बना लेता हूँ, तो फिनिश गुड बनाने के बाद अगर मैं उसे बाजार में ले जाऊंगा तो उसका वेट तो कम होगा ना। देखो अगर मैं इस 10 किलो को यहाँ से यहाँ तक ले जाता हूँ तो मेरे को जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो 10 किलो के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको फिनिश गुड बना लेता हूँ तो इसका प्राइस, इसका वेट कम हो जाएगा, और जब वेट कम हो जाएगा तो मेरे को कम वेट के हिसाब से प्राइस पे करना पड़ेगा। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, एक मिनट दिमाग लगाना। ग्रॉस रॉ मटेरियल का मतलब हुआ ऐसा रॉ मटेरियल जो कि कम हो जाता है प्रोड्यूस होने के बाद। तो अगर मैं रॉ मटेरियल को यहाँ से डायरेक्टली ले जाऊंगा तो मेरे को 10 किलो के हिसाब से प्राइस पे करना पड़ेगा। बट अगर मैं इसको यहीं पर ही फिनिश गुड बना डालूं और फिनिश गुड बना के फिर बाजार में बेचूं, तो ऐसी कंडीशन में मेरे को कम ट्रांसपोर्टेशन प्राइस पे करना पड़ेगा। समझ गए? तो इस वजह से अगर किसी मटेरियल में ग्रॉस रॉ मटेरियल ज्यादा है, अगर किसी मटेरियल में ग्रॉस रॉ मटेरियल ज्यादा है तो उसमें हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल के पास ही इंडस्ट्री लगा देंगे। इससे क्या होगा कि वहां पर वो जो सामान होगा, वो जो रॉ मटेरियल होगा, वो फिनिश गुड बन जाएगा। फिनिश गुड बनने के बाद में उसे हम कम दाम पे बाजार में बेच डालेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने एज्यूम करा था कि जो प्राइस डिपेंड करेगा वो प्राइस डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ वेट। तो अगर मैं वेट कम कर डालूं फिनिश गुड बना के इसका, तो प्राइस कम लगेगा, ठीक। अब देखो प्योर रॉ मटेरियल, प्योर रॉ मटेरियल कहता है कि मेरा वेट उतना ही रहेगा, चाहे तुम बना लो चाहे बिगाड़ लो। तो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को अगर मैं यहाँ से भेजूंगा यहाँ तक प्योर रॉ मटेरियल को, तो भी उतना ही प्राइस लगेगा, और अगर मैं फिनिश गुड को बेचूंगा यहाँ से यहाँ तक तो भी सेम प्राइस लगेगा। तो ऐसा ना करो कि मार्केट के पास ही फैक्ट्री लगा डालो, तो रॉ मटेरियल तो हम यहाँ से यहाँ तक वैसे ही भेज डालेंगे, रॉ मटेरियल को तो हम वैसे ही भेज डालेंगे ना, वहां पे सामान बना लेंगे, खत्म काम। क्योंकि हमें यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने से, रॉ मटेरियल के पास इंडस्ट्री लगाने से कोई ऐसा फायदा हो नहीं रहा। तो आई रिपीट, दोबारा बता दे रहा हूं एक बार शॉर्ट में, सुनना। चलो, तो यूबिक्यूटस मटेरियल की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो हर जगह अवेलेबल है, जैसे सॉइल, वाटर, ये सब तो ये हर जगह अवेलेबल है। बट अगर मैं बात करूं आपसे ग्रॉस रॉ मटेरियल की, तो ग्रॉस रॉ मटेरियल का कहना ये है कि ये जो ग्रॉस रॉ मटेरियल होता है इसका वेट कम हो जाता है,
इसका वेट कम हो जाता है। जब इसका वेट कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में मैं आपसे बोलूंगा कि वहां पर ही इंडस्ट्री लगा लो ना, जहां पे रॉ मटेरियल मिलता है। तो जब आपको वही रॉ मटेरियल मिलने लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में आप वहां पर ही बना डालो उसे, और कम वेट वाला फिनिश गुड भेज डालो बाजार में, तो आपको पैसा कम पे करना पड़ेगा। बट प्योर रॉ मटेरियल की बात अगर मैं करूं तो इसमें तो सेम ही रहेगा, वेट तो सेम ही रहेगा। जब मेरा वेट सेम रह रहा है तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, कंजप्शन वाली प्लेस पर, यानी जहां बाजार है वहां पर अपना प्लांट स्टेब्लिश कर लूंगा। इससे क्या होगा कि मेरे को पैसा तो उतना ही पे करना पड़ रहा है, चाहे मैं रॉ मटेरियल मंगाऊं, चाहे मैं वहां से फिनिश गुड मंगाऊं। तो मैं उसे मार्केट के पास ही प्लेस कर दूंगा अपनी इंडस्ट्री को, ताकि मेरा मैक्सिमम फायदा हो सके। साफ सीधी बात है। एजम्पशन देख लेना एक बार। अब देखो सुनो, हाँ तो ये चीज लिख रही है, यूबिक्विटस मटेरियल वही चीज होती है जो हर जगह अवेलेबल होती है, जैसे मैं ब्रिक, क्ले, इन सब की बात करूं। और लोकलाइज मटेरियल कहीं कहीं पर ये अवेलेबल होता है, जैसे कि आयरन और मिनरल, ये कहीं कहीं पे अवेलेबल होता है। तो ये चीज रही बस। अब देखो सुनो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जहां पर मिनिमम आएगी वहां पर हम फैक्ट्री स्टैब्लिश कर देंगे, और ये चीज डिसाइड होती है बाय द वेट। बात करता हूँ। अच्छा सुनो, अब देखो रॉ मटेरियल जहां पर मतलब जहां से रॉ मटेरियल सबसे पास पड़ेगा उस जगह पर हम प्लांट स्टेब्लिश कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला देख लो, ये चीज थोड़ी सी स्पेशल है। अब सुनो, अगर आपका लोकलाइज मटेरियल, आपने जो रॉ मटेरियल लिया था उस जगह से, उसका वेट डिवाइड बाई वेट ऑफ फिनिश गुड, अगर ये चीज ग्रेटर देन 1 आ रही है, ग्रेटर देन 1 आने का मतलब हुआ कि अगर आपका ये वाला प्राइस बड़ा है, मतलब ये वाला वेट ज्यादा है, मतलब अगर आपका लोकलाइज मटेरियल का वेट ज्यादा है और उससे कंज्यूम करने के बाद, मतलब उसे प्रोड्यूस करने के बाद एफजी का जो वो वेट आ रहा है वो कम आ रहा है। एफजी का वेट कम क्यों आ रहा है? क्योंकि वो होगा ग्रॉस मटेरियल। तो ग्रॉस मटेरियल होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, फैक्ट्री को स्टैब्लिश करोगे। मतलब एक सेकंड, अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है इसका मतलब ये हुआ वहां पर जो मटेरियल मिल रहा है उसकी कॉस्ट ज्यादा है, मतलब सॉरी उसका वेट ज्यादा है, और जो फिनिश गुड है उसका वेट थोड़ा सा कम है, फिनिश गुड का वेट हल्का सा कम है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, वहां पर ही मतलब रॉ मटेरियल के पास ही अपनी इंडस्ट्री लगा लोगे और वहां पे फिनिश गुड बना करके बाजार में बेच डालोगे। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे कि इंडस्ट्री को वहीं सेटअप कर लोगे रॉ मटेरियल के पास। लेकिन अगर आपका ये लेस देन 1 आएगा तो आप मार्केट के पास इंडस्ट्री को सेटअप कर लेना, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो मतलब थोड़ी सी अजीब सी चीज है, मतलब अजीब क्या है, बस सिंपल सी थ्योरी है, बस इतना कहना है इस बंदे का कि अगर आपका यूबिक्विटस मटेरियल तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रॉस मटेरियल की अगर मैं बात करूं, और ग्रॉस मटेरियल अगर आपका ज्यादा लग रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप फिनिश गुड बना लो वहीं पर ही जहां पे रॉ मटेरियल मिलता है, और उसे फिर बाजार में बेच डालो। मतलब आप अपना प्लांट स्टैब्लिश कर लो जहां पे रॉ मटेरियल मिलता है। और अगर प्योर रॉ मटेरियल है तो ऐसी कंडीशन में आप उसे पहले बाजार में भिजवा दो, उसके बाद हम वहीं पे स्टैब्लिश कर लेंगे प्लांट अपना। इतनी बात। अब देखो ये थे प्राइमरी कॉजेस। अब हम चलेंगे सेकेंडरी कॉजेस की तरफ इसी बंदे के। तो एक होते हैं एग्लोमोरेटिव और एक होते हैं डेग्लोमोरेटिव। एग्लोमोरेटिव का मतलब होता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अभी इकोनॉमीज क्या है, ये आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल से। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं उससे बताना ही चाहूंगा। इकोनॉमीज का मतलब आप समझो फायदा, इकोनॉमी का मतलब आज आप समझ लो केवल फायदा, ठीक है। तो अगर आपको फायदा हो रहा है किसी चीज से तो वो हो गए एग्लोमोरेटिव फैक्टर्स। फैक्ट्री नहीं है, फैक्टर्स है, फैक्टर्स। ये फैक्टर्स है, देख लेना इससे जरा, ये फैक्ट्री नहीं है। देखो सुनो, तो एग्लोमोरेटिव का मतलब होता है ऐसे फैक्टर जो कि आपको फायदा देके जाते हैं, और डेग्लोमोरेटिव का मतलब होता है ऐसी फैक्टर जो आपको नुकसान देके जाते हैं। तो जहां पर एग्लोमोरेटिव ज्यादा हो वहां रख लेना अपना प्लांट, और जहां डेग्लोमोरेटिव हो वहां प्लांट मत रखना। इतनी सी बात, ठीक। तो इस बंदे की थ्योरी बस इतनी सी है, और इतनी सी थ्योरी के लिए इतना वो लग गया। तो थ्योरी मैं इसलिए करा रहा हूँ, मैं वैसे छुड़वा देता क्योंकि पिछली बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। पिछली बार देखो पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन आया है। अब मैं चाहूंगा नहीं कि छोड़ दो आप, अब मतलब कर रहे हैं इतना तो पूरा ही करेंगे। मेरा काम है 100% कराना, मैं पूरा करा के भेजूंगा आपको। बस आप देख लेना, आज का थोड़ा सा ज्यादा लंबा जाएगा ये वीडियो, बट कोई नहीं, अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं। चलो सुनो, तो इस बंदे का कहना यह है कि फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल ऐसी कोई चीज ही नहीं होती, ऐसी चीजें कॉन्स्टेंट मान लो।
ठीक, मान लिए वर्कफोर्स और लेबर कहीं जाएगी नहीं, कितनी फालतू की बात है, ठीक है कोई नहीं, मान लिया हमने। इसके अलावा देखें तो परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मान लो, मतलब प्राइस फिक्स मान लो। जब प्राइस फिक्स मान लिया, अब यार प्राइस भी फिक्स नहीं होता, ये भी फालतू की बात है, ठीक है। तो अच्छा, ये तीनों चीजें हो गई फालतू की बात, ये दोनों चीजें हो गई वैसी चीजें, मतलब ये तो चलो चलता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिपेंड करेगी वेट पर एंड डिस्टेंस पर, तो आपका जो ग्रॉस मटेरियल होगा उसे आप वहीं बना डालो और फिनिश गुड को बाजार में बेच डालो, खत्म। अब इसके क्रिटिकल अप्रेजल, क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल अप्रेजल। अब देखो क्रिटिकल अप्रेजल, अप्रेजल देखकर खुश मत हो जाना, अप्रेजल का मतलब होता है तारीफ करना, बट आपको अप्रेजल के नाम पर बुराई करनी है। क्रिटिकल अप्रेजल पूछेगा तो बुराई करनी है। तो देखो ये चीज है, उसने ये सब चीजें कॉन्स्टेंट मानी है, जो कि बिल्कुल फालतू की बात है। लेबर माइग्रेट भी तो कर सकती है, ये भी फालतू की बात है। तो ये जो एजम्पशंस हैं, मतलब परफेक्ट कंपटीशन अपने आप में मिथ होता है। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट होता है जहां पर सारी चीजें बिल्कुल बराबर हो। जैसे चीनी का बाजार मान लो, एक तरह से चीनी आप यहाँ से लोगे तो भी ऐसी पड़ेगी, वहां से लोगे तो भी ऐसी पड़ेगी। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मिथ, ठीक। तो इस चीज का ध्यान रखना, परफेक्ट कंपटीशन अपने आप में कुछ होता नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात चल रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर इतना ज्यादा ओवर रिलाई करना सही नहीं है, क्योंकि देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होती है, मतलब ज्यादा नहीं होती ना कंपैरेटिवली देखो तो उस पर इतना तामझाम करना सही नहीं है। इसके अलावा देखो तो पॉलिटिकल फैक्टर को इग्नोर कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे डिमांड को कुछ कंसीडर ही नहीं करा गया, तो फालतू की चीज है। बट देखो इकोनॉमिक्स एजम्पशन पर बेस्ड होती है, हम तो बीओ पढ़ रहे थे, बट ये बंदा तो इकोनॉमिस्ट है, इसने तो इकोनॉमिक थ्योरी दी है अपनी। तो हम जब इकोनॉमिक्स में एजम्पशन लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो चीजें 100% तो ट्रू नहीं होती, बट उसका असर पड़ता है कहीं ना कहीं। जब मैं इस तरह की चीज देखता हूँ, मतलब देखो आज के बाद जब भी मैं अपनी इंडस्ट्री लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक आइडिया रहेगा कि जहां पर फिनिश गुड कम, मतलब जैसे जो चीज थी, मतलब अगर सपोज ग्रॉस मटेरियल है मेरे पास, तो ग्रॉस मटेरियल अगर मेरे पास आ रहा है तो मैं ऐसी कंडीशन में क्या करूंगा कि वहीं पास में प्लांट लगा डालूंगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच सके। तो इस तरह के जो इनसाइट्स होती हैं वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। इतनी चीजें आ जाओ आगे। तो आ जाओ, अब हम देखते हैं फ्लोरेसेंस इंडक्टिव थ्योरी। तो इंडक्टिव का मतलब होता है जो किसी एग्जाम्पल या किसी एनालिसिस पर बेस्ड हो, जो चीज किसी एनालिसिस पर बेस्ड हो उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव। तो फ्लोरेसेंस ने एक थ्योरी दी, फ्लोरेंस ने एक थ्योरी दी जिसमें उसने बताया कि इंडस्ट्री की लोकेशन को कैसे पूरा करा जाए। ये जो हमारा बंदा था वेबर ने क्या करा था, एक ऐसी थ्योरी दी थी जिसमें उसने मेन फोकस रखा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर। बट इस बंदे का कहना यह है एरिया मैटर नहीं करता, इस बंदे का कहना यह है ज्योग्राफिकल एरिया इतना मैटर करता ही नहीं है, अपने को देखना है कि पॉपुलेशन का एरिया कैसा है। जो चीज मैटर करती है वो मैटर करती है पॉपुलेशन, ना कि एरिया। पॉपुलेशन मतलब हुआ वो लोग जो सामान खरीदते हैं, या फिर मैं बोलूं जहां पर मेरी इंडस्ट्री लगाई जानी है वहां के कंज्यूमर ग्रुप की बात करते हैं, या फिर मैं बात करूं वहां के वर्कर्स की बात। तो जो लोग हैं या जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पर इंडस्ट्री लगाओ, या आसपास कोई इंडस्ट्री ना हो ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगाओ, तो वो चीज होती है। अब सुनो, तो क्या हुआ कि इस बंदे ने बोला कि ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे मत बांटो, पॉपुलेशन के बेस पर बांटो इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो इसने क्या करा, अपना एक फॉर्मूला दिया, परसेंटेज ऑफ वर्कर एंगेज्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द इंडस्ट्री। अगर ये देखो, अगर ये चीज इक्वल टू 1 आ जाती है, तो पूरे देश में या पूरी इकोनॉमी में जो इंडस्ट्रीज हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ऐसी चीज आ जाती है तो पूरे उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारी इंडस्ट्रीज, ठीक। बट अगर ये चीज नॉट इक्वल टू 1 आती है, अगर ये फॉर्मूला लगाने पर नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे इंडस्ट्रीज जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं पे ज्यादा इंडस्ट्री है कहीं पे कम इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये चीज है। आ जाओ देखो, पहली बात तो यहाँ पर लोकेशन फैक्टर। तो लोकेशन फैक्टर हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर एरिया में मतलब कहाँ पर है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में एक तरह की कितनी इंडस्ट्री है। मतलब मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एरिया में इस तरह की कितनी इंडस्ट्री है, इस पर्टिकुलर एरिया में इस तरह की कितनी इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाला जो होता है लोकलाइज वाला, इसमें हम एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक की बात करते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है, मतलब ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है, ये वाली चीज है, ठीक है। सुनो जरा मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करूं आपसे ऊपर वाले की,
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी इंडस्ट्री है, यानी यूपी के अंदर अंदर गन्ने की कितनी इंडस्ट्री है। तो यूपी एक एरिया हो गया, उसके अंदर कितनी इंडस्ट्री है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा मैं देखूं तो यहाँ पर गन्ने की इंडस्ट्री कहाँ कहाँ होती है, पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है और यूपी में होती है। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन, इतनी बात है। तो इसकी थ्योरी में ये था कि एरिया मैटर करता नहीं है इतना, बस इतना देखो एरिया के अंदर कितनी इंडस्ट्री है या कितने इंडस्ट्री नहीं है, या उस एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, मतलब लोग कितने हैं, कितने वर्कर हैं, मतलब वर्कर वगैरह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो जहां पर वर्कर ज्यादा होंगे वहां पे व्यक्ति लगा लेंगे, चीप पड़ेगी। तो ऐसी वाली बात करी गई है। देखो जरा, तो यहाँ पर लोकेशन ज्योग्राफिकल एरिया पर नोट ध्यान ही नहीं दिया गया, ज्योग्राफिकल एरिया पे ध्यान नहीं दिया गया, बस ये देखा गया है कि उस एरिया में इंडस्ट्री है भी या नहीं है। ये थ्योरी बताती है कि इंडस्ट्री सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब वहां पे मतलब इंडस्ट्री वहां पे है या नहीं है, वो ये नहीं बताता। ऐसा क्यों, रीजन नहीं देता, पहली बात। इसके अलावा देखा जाए तो हाँ, लोकेशन के बारे में बताता है बट लोकेशन का रीजन नहीं बताता। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो चीज है लोकल कंडीशन, देखो जरा यहाँ देखो, अब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये वाली जो थ्योरी है प्रोडक्टिव कैपेसिटी के बारे में ज्यादा हमें नहीं बताती। इसके अलावा देखा जाए तो लोक फेवरेबल कंडीशन भी, मतलब ये थ्योरी केवल और केवल इतना बताती है कि कितनी इंडस्ट्री है उस एरिया में और कितनी इंडस्ट्री नहीं है, या मतलब उस एरिया में कितनी इंडस्ट्री आ रही है, या वो इंडस्ट्री कितने एरिया में, मतलब जो इंडस्ट्री है वो सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब एक जगह पर इकट्ठी है या बहुत जगहों पर बिखरी हुई है। अगर वो इंडस्ट्री कई जगहों पर बिखरी हुई है तो हम उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे, तो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना पड़ता है, बस इतनी चीज। ठीक, देखो जरा लैंग्वेज पढ़वा देता हूँ एक बार। द इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग परसेंटेज ऑफ ऑल वर्कर इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री फाउंड इन अ सर्टेन रीजन डिवाइडिंग बाय प्रोपोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन बाय। हाँ देखो देखो, जब मैं इस फॉर्मूले को खोलूंगा तो कुछ इस तरह की एक्सप्लेनेशन निकल के आएगी। चलो ये चीज आप एक बार देख लेना, वैसी कुछ मतलब वो नहीं है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम बनते हैं। मतलब 15 नंबर में तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगता है मेरे को, क्योंकि इसमें पॉइंट ही नहीं है इतने लिखने लायक। बस एक ये वाली बात ध्यान रखना, ये वाली बात लिख देना। इसके अलावा ये क्रिटिकल पॉइंट्स लिख देना ये चारों, और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, लोकेशन इसके बारे में, और ये वाली लाइन आनी चाहिए, ये वाला पॉइंट आना चाहिए, ये पहली वाली लाइन, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाली लाइन एंड ये वाला पॉइंट और ये वाली लाइन। इससे ज्यादा इस थ्योरी में कुछ है भी नहीं। चलो तो आगे चलते हैं, चलो चलो चलो। आज के लिए केवल इतना रखते हैं, प्लांट लेआउट और साइज ऑफ बिजनेस यूनिट मैं आपको बाद में करा दूंगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, धन्यवाद।